हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 10th डे। अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स, स्टार्टिंग चैप्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, लीवरेज देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा, डिविडेंड पॉलिसी देखा और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखा। जिस किसी ने भी ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर वो सारे वीडियोस जरूर देखना। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल बस्टिंग चैप्टर। और यस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल बस्टिंग, ये कैपिटल बस्टिंग होता क्या है सर? पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सीएमए इंटर के अंदर तो आता ही आता है, सीएमए फाइनल के अंदर भी आएगा। और ये जो नोट्स हैं ये दोनों में काम आने वाले हैं, सीएमए इंटर में भी काम आने वाले हैं और सीएमए फाइनल में भी काम आने वाले हैं। इसका मतलब अगर ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये सीएमए इंटर वालों के लिए भी यूजफुल है और सीएमए फाइनल वालों के लिए भी यूजफुल है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, कैपिटल बस्टिंग में सर होता क्या है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं। क्या होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपने एक पैसा रेज किया तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ लिया। फिर आपने देखा कि हम ग्रोथ वगैरह करेंगे, सेल्स का हमारे ईपीएस वगैरह पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो आपने लीवरेज चैप्टर पढ़ लिया। फिर आपने देखा कि भैया जी जो कैपिटल रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है, तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर भी पढ़ लिया। फिर आपने देखा कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड कितना देना है नहीं देना है, उसके लिए आपने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर भी पढ़ लिया। और अब आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी बिजनेस में, तो उस पैसे से मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। मतलब मैं कोई मशीनरी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं, ये सारा डिसीजन लेना कहलाएगा कैपिटल बजटिंग। ओके, तो कैपिटल के लिए बजट बनाना, ऑब्वियसली दैट इज द कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मस्त चैप्टर है और दिमाग वालों का चैप्टर है, ठीक है ना। देखो, इस कैपिटल बस्टिंग को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा तुम्हारे फाउंडेशन लेवल का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये इस चैप्टर की देखा जाए तो नींव है, एक पूरा बेस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये आना बहुत जरूरी है, तभी ये चैप्टर में हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। नाउ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है सर? 1 रुपया मैं तुम्हें आज दूं या 1 साल बाद दूं, तुम कौन सा लेना चाहोगे? तुम कहोगे ऑब्वियसली सर आज ही लेना चाहूंगा। क्यों लेना चाहोगे? क्योंकि आज अगर तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो उस 1 रुपए को तुम क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करके उसमें मान लो तुम 10% रिटर्न भी कमाते हो, तो वो साल भर बाद में वो 1 रुपए 10 पैसे बन जाएगा। ओके, तो 1 रुपया आज लेना चाहोगे कि 1 रुपया 1 साल बाद लेना चाहोगे? बिल्कुल सर, आज ही लेना चाहेंगे। ओके, तो ये जो तुम्हें 1 रुपए में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, आज और 1 साल बाद वाले में, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें हमें देखना क्या क्या होगा। देखो, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मैं कहूं आपसे सिंपल सा कि देखो जी, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज और आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये 2 साल बाद आपका पैसा कितना बन जाएगा? तो आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ना? बिल्कुल कर पाएंगे सर। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बताया जा रहा है यहाँ पे। हमने बात किया अगर आपका पैसा साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका साल में पैसा एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है, कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अच्छा, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? कंपाउंडिंग कहलाएगा। ओके, और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना कहलाएगा डिस्काउंटिंग। नाउ, क्या कहलाएगा? डिस्काउंटिंग। ओके, अब 100 रुपए वाला 10% है, 100 रुपए है, 10% रेट है, 2 साल बाद कितना बन जाएगा? कोई भी कह देगा देखो सर, पहले साल 100 रुपए में 10% ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना? 110। और फिर 110 रुपए में अगर हम 10% ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 121। तो ये 100 रुपए 2 साल बाद कितना बन जाएगा? 121 रुपए बन जाएगा। इसको डिराइव करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, वेयर प्रेजेंट वैल्यू इज द 100 रुपए, है ना, आज 100 रुपया है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट r हो गया और n क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 10,000 रुपए का है, 10% 2 साल का कितना बन जाएगा? 12,100 बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सिखाया, जैसा अभी अभी आपको बताया कि भैया किसी को फॉर्मूला नहीं आता हो तो ऐसे कर लेना, प्लस 10% 1 साल, फिर प्लस 10% 2 साल। ओके, प्लस 10% 1 साल और फिर प्लस 10% 2 साल। नाउ, अगर व्हेन मनी इज कंपाउंडेड मोर देन वन टाइम इन ईयर, अगर क्वेश्चन वाला बोले कि देखो जी 100 रुपए है, रेट 10% है, 2 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, लेकिन ये जो 10% है ना,
ये कैसे है, पर एनम। कंपाउंडेड कैसे है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि 10% साल में केवल एक बार नहीं मिलेगा, तो क्या 2 बार मिलेगा, नहीं नहीं, 10% मिलेगा साल भर में, लेकिन 5-5 करके 2 बार मिलेगा, 5-5 करके 2 बार मिलेगा। इसका मतलब इन 2 सालों में कितना मिल जाएगा, पहले साल फर्स्ट ईयर 5%, 5% करके 2 बार मिला, सेकेंड ईयर अगेन 5%, 5% करके 2 बार फिर मिला, टोटल आपको इन 2 सालों में 4 बार मिलेगा 5%। तो ऐसे केस में आपको फ्यूचर वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा कि जब भी कंपाउंडिंग अगर साल में एक से ज्यादा बार हो रही हो, कितना भी हो सकता है, साल में 2 बार हो सकता है, साल में 4 बार हो सकता है, साल में 6 बार हो सकता है, साल में 12 बार हो सकता है, तो उस केस में आपको साल में 365 बार भी हो सकता है ना, तो उस केस में आपको फ्यूचर वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r डिवाइडेड बाय m टू द पावर n इंटू m। सर ये m क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। मतलब अगर आपको बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, आपको बोले कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, आपको बोले कंपाउंडेड मंथली मतलब साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, ओके, और बोले कंपाउंडेड डेली मतलब साल में 365 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो m क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। तो चलिए देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए आपने, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 साल, 10% रेट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार, 10% पर एनम है, लेकिन ये साल में 2 बार मिलेगा, मतलब 2 पार्ट्स में मिलेगा, 5-5% करके 2 बार मिलेगा। अब आपको फ्यूचर वैल्यू बताना है, मैंने कहा बता देंगे जी, फॉर्मुला लगा देंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस आर हो गया 10% डिवाइड बाई 2, 2 क्यों किया, साल में 2 बार कंपाउंडिंग होना है, टू द पावर n इंटू एम। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल, इंटू एम क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अब देखो इसका लास्ट लॉजिक क्या बेटा, जो मैंने आपको बताया था, 5% का रिटर्न कितनी बार मिल जाएगा इन 2 सालों में, टोटल 4 बार मिल जाएगा, तो 1 + 0.05 की पावर 4। ओके, लास्ट में वही बैठेगा, तो समझना भी है और रटना भी है ना, फॉर्मुलाज पहले देख लो, ठीक है, उसको समझो फॉर्मुलाज को, और समझने के बाद उसको याद करने में भी मजा आता है। चलिए अभी देखो कॉन्सेप्ट भी मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पर कि 10,000 रुपए थे, पहले साल 5%, 5% 2 बार मिल गया, और फर्स्ट ईयर के एंड में वो हमारा पैसा कितना बन गया, 11,025 रुपए बन गए। फिर उस पर 5%, 5% और मिल गया, तो 2 साल बाद ये बन गया 12,155 रुपए। अब मेरा एक क्वेश्चन क्या, कि ये 10,000 है, साल के एंड में कितना बन गया, 11,025 बन गया, 11,025। तो आपने एक्चुअली कितना परसेंटेज रेट से कमाया, आपने कितना परसेंटेज रेट से इसको कमाया है। तो मैंने कहा देखो जी, मैंने साल भर में कितना कमाया, 10,000 पे 1,025 कमा लिया, हाँ बिल्कुल 1,025 कमा लिया, 11,025 हो गया ना अपना टोटल वैल्यू, तो 1,025 कमा लिया। ओके, कितने पर, 10,000 पर। तो आपने एक्चुअली इफेक्टिवली कितना परसेंट से कमाया, 10.25% से कमाया, 10.25% से आपने कमाया है। ओके, तो अब ये जो 10.25% से अपन ने कमाया है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा, जरा वो देखो, क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल, या तो कोई फॉर्मूला मत लगाओ, ऐसा जैसे 10,000 है, 11,025 है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, +5%, +5% किया, आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया 10%, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बताइए कितना परसेंट पर एनम कंपाउंडेड ईयरली होगा। तो अब तुमको क्या करना होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता करना होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये जो 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ये साल में केवल एक बार कंपाउंडिंग होता तो इफेक्टिव रेट क्या आता। मुझे तो आंसर पता है, मुझे तो आंसर पता है कितना आएगा, 10.25% आएगा, क्योंकि मैंने एक वैल्यू लिया, एज्यूम किया 10,000, एज्यूम किया 10,000, और उस 10,000 पे मैंने क्या किया, अच्छा 10% बोल रहे हो, साल में 2 बार 5-5, ओके, तो 10,000 +5% करके फ्यूचर वैल्यू आ गया 11,025। नाउ 1,025 जो मैंने रिटर्न है कमाया है, डिवाइड बाय 10,000 कर दो, इंटू 100, ये लो जी काम हो गया, ये आ गया इफेक्टिव रेट। अच्छा बड़ा आसान है, बिल्कुल। फिर भी अगर कोई फॉर्मूला जानना चाहता है तो सुनो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का आखिर फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में क्या रहने वाला है, देखो आपने अभी अभी ये फॉर्मूला तो सीख लिया था, हाँ सर हमने ये फॉर्मूला तो सीख लिया था, कौन सा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n। ओके, और उसमें हमने ये भी सीखा था कि कंपाउंडिंग अगर साल में एक से ज्यादा बार हो तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r डिवाइडेड बाय m टू द पावर n इंटू m।
अब इसी फॉर्मूला से देखना, साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा तभी तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पूछा जाएगा तुमसे। अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला? मैंने कहा देखो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता करनी है, मुझे कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं पता करनी। फ्यूचर वैल्यू पता नहीं करनी तो भैया मेरे को प्रेजेंट वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, तुमको पता है ये क्या होता है? ये होता है फ्यूचर में आपका 1 रुपया कितना बन जाएगा, 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि एक का आ गया तो जो बोले सो निकाल, प्रेजेंट वैल्यू है तो 1 रुपए का आ गया तो जो बोले सो निकाल। ओके, जो बोल 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू जिस भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज उसका फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ओके, बट मुझे तो 1 रुपए का भी फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो केवल रिटर्न चाहिए। तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, मैं इस वैल्यू में से क्या कर दूंगा, 1 रुपए वापस माइनस कर दूंगा। भाई 1 रुपए पे मान लो 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू 1 रुपए 20 पैसे, तो उसमें से 1 रुपया अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बचेगा, केवल 20 पैसा बचेगा ना, दैट इज योर रिटर्न। ओके सर, चुपके से आपने एन गायब कर लिया, एन एन कैसे गायब होगा ये बताओ? नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने कहा देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, पर एनम होगा ना, 1 साल का होगा ना, तो एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी क्या होगा, इसलिए फॉर्मूला बन गया 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम टू द पावर एम माइनस 1। -1 क्यों किया, क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए 1 रुपए का, मुझे केवल रिटर्न चाहिए। टू द पावर एन क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स क्या रहेगा 1 रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैं कोई फ्यूचर वैल्यू थोड़ा ना देख रहा हूं, मैं तो केवल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देख रहा हूँ। ये लो जी, बन गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 2 टू द पावर होल कितना 2 माइनस 1, तो 1.05 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 0.1025 और 10.25%। ये लो जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तैयार। फिर भी किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लॉजिक मैंने बताया था, कोई भी अमाउंट एज्यूम करने का और देख लेने का आज इतना है, फ्यूचर में कितना है 1 साल बाद, और आपने इस 1 साल में टोटल रिटर्न कितना कमाया, दैट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। चलिए ओके, कंपाउंडेड डेली, साल में कंपाउंडिंग अगर हर साल हो रहा हो, हर दिन हो रहा हो, हर दिन अगर कंपाउंडिंग होगा तो क्या किया जाएगा, 365 से डिवाइड किया जाएगा, 365 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब चक्कर ये पड़ता है कि कुछ बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, पावर 730 कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो किसी भी पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास 5 स्टेप होती है, किसी भी पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास 5 स्टेप होती है। कौन सी 5 स्टेप? सबसे पहले जो भी आपके ब्रैकेट में वैल्यू है, जो भी आपके ब्रैकेट में वैल्यू है, ओके 1.0002739.726 उसे आप क्या करेंगे, 12 बार रूट का बटन प्रेस करेंगे, 12 बार रूट का बटन प्रेस किया जाएगा और उसके बाद -1 इक्वल्स टू कर दिया जाएगा और देन मल्टीप्लाई किया जाएगा पावर से। पावर कितनी है 730, तो मल्टीप्लाइड बाय 730 इक्वल्स टू, और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो -1 किया था उसे वापस +1 कर देंगे ऑब्वियसली, और जो रूट किया था आपने अब स्क्वायर कर देंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 12 बार। मल्टीप्लाई इक्वल कितनी बार, 12 बार, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपके पास भी आंसर आ गया होगा। क्या करना है वापस रिपीट कर देता हूँ, 1.0002739.726, फिर 12 बार रूट का बटन आपको प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके डन। उसके बाद -1 इक्वल्स टू कर देना, मल्टीप्लाइड बाय 730 पावर, मल्टीप्लाई पावर लिखा ना मैंने स्टेप में, तो मल्टीप्लाइड बाय 730 पावर 730 है ना, इक्वल्स टू, उसके बाद क्या करना, +1 इक्वल्स टू कर देना और देन मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन कितनी बार करना है, 12 बार करना है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। सर ये स्टेप फिक्स है क्या? बिल्कुल ये फिक्स है। किसी भी पावर को सॉल्व करने, पावर चाहे 1/5 हो, चाहे 1/6 हो, चाहे 2/7 हो, चाहे पॉइंट्स में हो, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए यही 5 स्टेप्स काम आने वाले हैं। नाउ प्रेजेंट वैल्यू, मैंने कहा था फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना क्या कहलाएगा, डिस्काउंटिंग कहलाएगा। ओके डिस्काउंटिंग, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला शफल हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, या फिर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। सर ये ऐसे अलग करने का रीजन, मैंने कहा देखो फ्यूचर वैल्यू को अलग कर दिया, इनटू 1 डिवाइड बाय किया, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 का मतलब तो फ्यूचर वैल्यू होता है ना, बिल्कुल, तो आपने अलग क्यों किया, मैंने कहा देखो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दूं तो ये 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस मैंने यही किया, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, और इसको नाम देते हैं क्या, पीवी फैक्टर। क्या नाम दिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। अब 1 का आ जाएगा ना तो जो बोले सो निकाल, ठीक है ना, जो फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास उस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा।
ओके ऐसा क्यों करते हैं? कैलकुलेटर पे ये करना बड़ा आसान होता है। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, जितनी भी फ्यूचर वैल्यूज है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब देखो कैसे। फिलहाल फिलहाल के लिए तो सिंपल 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए 5 साल बाद मिलेंगे। डिस्काउंटिंग रेट 10% है। डिस्काउंटिंग रेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए रेट है। ओके तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, तो 10,000 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 5। ओके कैसे सॉल्व करोगे? कैलकुलेटर उठाओ, 10,000 लिखो, डिवाइड बाय क्या कर दो 1.10। अब 5 बार डिवाइड करना ना 1.10 से, तो कैलकुलेटर तुमको फैसिलिटी देता है। ये लो जी, एक बार डिवाइड हो गया, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया काम। ओके बड़ा आसान है सर, बिल्कुल। अच्छा और दूसरा, अगर दूसरे वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो ये पहले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। तो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किया। 5 बार क्या हो गया? 1.10 डिवाइड हो गया। ये 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब 1 रुपए का जो प्रेजेंट वैल्यू आ गया उसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,000 का भी आ जाएगा। ओके बहुत ही आसान है। तो सर वो ज्यादा ऊपर वाला ज्यादा आसान है। अरे ऊपर वाला इसलिए आसान लग रहा है तुमको क्योंकि अभी केवल एक वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आगे मैंने बताया था कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, तो फ्यूचर में कैश फ्लोज देखे जाएंगे। फर्स्ट ईयर में इतना कैश फ्लो, सेकंड में इतना कैश फ्लो, थर्ड में इतना कैश फ्लो, फोर्थ में इतना कैश फ्लो। तो हर साल फ्यूचर वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा अपने को? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उस केस में बेटर रहता है क्या? 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर जो बोले सो निकाल। जिसका प्रेजेंट वैल्यू बोलेगा उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है आपसे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कर देंगे सर। प्रेजेंट वैल्यू में क्या दिक्कत है? क्या है सर प्रेजेंट वैल्यू का तरीका? मैंने कहा ये सारी फ्यूचर वैल्यूज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। बिल्कुल। डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 8% है। देखो कुछ बच्चे रट लेते हैं कि हाँ हमको है ना ऐसा सिखाया था 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट रेट है तो ऐसा इक्वल टू कर देना आंसर आ जाएगा। अरे भैया क्या है ये बताओ तो सही, होता क्या? समझ में तो आना चाहिए ना। अरे ये है फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। एक का कैलकुलेट कर लोगे तो जो बोले सो निकाल। एक का आ जाएगा तो 10,000 का भी आ जाएगा, 15 का भी आ जाएगा, 20 का भी आ जाएगा, 18 का भी आ जाएगा, 12 का भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो 1 डिवाइड बाय जैसे तुम करोगे 1.08 इक्वल्स टू, ये आएगा फर्स्ट ईयर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। ये आएगा सेकेंड ईयर के एंड में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। ये आएगा थर्ड ईयर के एंड में कोई 1 रुपया दे दे, चाहे आज 79 पैसा दे दे, बात एक ही है। फोर्थ ईयर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब चाहे 4 साल बाद कोई मुझे 1 रुपया दे दे, चाहे आज 73 पैसा दे दे, बात एक ही है। फिफ्थ ईयर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, कोई 5 साल बाद मुझे 1 रुपया दे दे या आज 68 पैसा दे दे, बात एक ही है। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो तो समझना है, रटना नहीं है ना। देखो कैसे, अगर आप कैलकुलेटर उठाओगे, मैंने कहा कोई मुझे 5 साल बाद 1 रुपया दे दे, चाहे आज 68 पैसा दे दे, एक ही बात है। तो ये लो जी, आज 68 पैसा दिया, तुम क्या करोगे? उसको 8% पे इन्वेस्ट करोगे, प्लस 8% करके देखना एक साल बाद कितना वैल्यू बन जाएगा। सर एक साल बाद वैल्यू आ जाएगा 0.735, फिर प्लस 8% और करना, 2 साल बाद कितना बन जाएगा तुम्हारा पैसा? 0.794, प्लस 8% करना, 3 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा? 0.857, प्लस 8% करना, 4 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा? 0.926, प्लस 8% करना, 5 साल बाद ये तुम्हारा पैसा कितना बन जाएगा? 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। मतलब कोई आज तुमको 68 पैसा दे दे, चाहे 5 साल बाद 1 रुपया दे दे, बात एक ही है, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो तो। क्लियर है ये वाली चीज? तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये पी फैक्टर क्या कर होता है सर? पी फैक्टर सिंपली फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू होता है। अब एक का आ गया 0.926 तो 10,000 का भी आ जाएगा, एक का आ गया 0.857 तो 15,000 का भी आ जाएगा, एक का आ गया 0.794 तो 20,000 का भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। डन। ये सब फ्यूचर वैल्यूज, ये जो मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 18,000 मिल रहे हैं ना, 12,000, इन सारी फ्यूचर वैल्यू वैसे देखा जाए तो 75,000 टोटल में मिल रहा है, लेकिन आज इसका वर्थ कितना रखता है? प्रेजेंट वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना वर्थ है? 59,397। कोई मुझे आज 59,397 दे दे, या पहले साल 10, दूसरे साल 15, तीसरे साल 20, चौथे साल 18 और पांचवें साल 12,000 दे दे, बात एक ही है, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मुझे मिल रहा है तो। ओके तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी ना। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है
अगर डिस्काउंटिंग रेट क्या हो, अगर डिस्काउंटिंग रेट 12.5% हो, अब 12.5% होगा तो पी फैक्टर कैसा आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.125, ओके 1 प्लस आर ना, आर कितना है 12.5%, दैट इज 0.125, तो 1 डिवाइड बाय 1.125, ओके। अब हर साल का कैश इनफ्लो कितना है, इसमें खास बात क्या है, ये क्वेश्चन अलग से क्यों दिया, हर साल का कैश इनफ्लो 15,000, मैंने कहा अच्छा हर साल का कैश इनफ्लो सेम है, क्या है, हर साल का कैश इनफ्लो सेम है, तो कैसे करोगे, मैंने अभी अभी जो आपको सिखाया उसके हिसाब से तो आप ऐसा लिखोगे ईयर 1 2 3 4 5, 15 15 15 15 15,000 और पी फैक्टर्स कैलकुलेट कर लोगे, 1 डिवाइड बाय 1.125 इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल टू करते जाएंगे और हमारे पास पी फैक्टर्स आते जाएंगे, ये पहले साल का पी फैक्टर, ये दूसरे साल का पी फैक्टर, तीसरे साल का पी फैक्टर, चौथे साल का पी फैक्टर और पांचवें साल का पी फैक्टर। फिर मैंने देखा कि यार हर साल कैश इनफ्लो सेम है, हर साल कैश इनफ्लो सेम है, इस 15,000 को ही तो इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना इन सारी वैल्यूज का टोटल लगाया जाए और इस टोटल वैल्यू से केवल एक बार में 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आंसर सेम ही आएगा। इस टोटल वैल्यू को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये जो है इन सबको क्या बोला जाएगा, इन सबके टोटल को क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो सर हमें इनको टोटल करना होगा, अरे कैलकुलेटर में इसका भी फैसिलिटी है, जीटी प्रेस कर देना आपके पास आंसर आ जाएगा। सर मेरे पास जीटी नहीं है, अरे तुम्हारे पास जीटी नहीं है तो एक काम करना ना, इक्वल टू करके एम प्लस, फिर 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 इक्वल टू करके एम प्लस और फिर एमआरसी प्रेस कर देना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बट मेरी राय यही है जीटी वाला बटन होना चाहिए, बहुत काम आता है आगे चलकर। ओके तो ये आ गया है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन सब का टोटल हो, इसको एक बार में 15,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वही आंसर आएगा जो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब किसी को लग रहा होगा कि सर थोड़ा बहुत आंसर डिफर कर रहा है, अरे करेगा वो, कोई टेंशन नहीं लेने का। हम लोग क्या करते हैं जब पी फैक्टर्स लेते हैं ना तो 3 डिजिट तक लेते हैं, 3 डिजिट तक लेते हैं, उसमें भी क्या रहता है कि अगर जो आपका आंसर है फोर्थ डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो थर्ड डिजिट में एक नंबर बढ़ा देते हैं, ओके। एक जनरल रूल है, जब तक क्वेश्चन वाला कुछ और ना बोले, क्वेश्चन वाला बोले कि नहीं जी 4 डेसिमल पॉइंट तक लेना है तो हम 4 तक ले लेंगे, क्वेश्चन वाला बोले 2 डेसिमल पॉइंट तक पी फैक्टर्स लेने हैं तो 2 तक ले लेंगे, क्वेश्चन वाला अगर चला के दे देगा कि भैया ये पी फैक्टर्स लेने हैं तो भैया अपने को फिर तो सोचना ही नहीं है, भाई ने बोला करने का तो करने का, ओके। इस क्यूमुलेटिव फैक्टर का एक नाम है और है क्या, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, मतलब अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कोई टर्मिनोलॉजी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फिफ्थ ईयर, तो समझ जाना केवल ये फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर है, फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर है दिस वन। और अगर कोई आपसे बोले प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% 5 ईयर्स, तो समझ जाना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का मतलब ये क्यूमुलेटिव फैक्टर है, इसका मतलब इस बार ये इसकी बात कर रहा है, क्यूमुलेटिव फैक्टर की बात कर रहा है, ओके। चलिए तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कैपिटल बस्टिंग शुरू होने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। कल हम सीखेंगे क्या, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स, जिसमें हम पहले सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जहां पे इग्नोर किया जा रहा है, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, फिर सीखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बने रहिएगा मेरे साथ एंड बाय।